तो आज यार हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आज के वीडियो में हल करेंगे जो कि पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो मस्त तरीके से आज आपको एक एक क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता है यार फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल कितने ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल्स करा भी रहे थे। तो आज आपका क्लास 12 फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं और आपसे कह रहे हैं ये सभी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होने वाले, तो कॉपी पेन लेके बैठो, मस्त तरीके से एक एक सवाल को हल करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं और बात करें इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 जो चुंबकत्व एवं द्रव्य है, इसके जितने महत्वपूर्ण टॉपिक, परिभाषा, डेरिवेशन, जितनी चीजें थी सब हमने इससे पहले पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर आप लोग नए छात्र हो, नए स्टूडेंट हो, तो आपको बता दें डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप इसके पहले के मतलब जो टॉपिक उनको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। और आपसे कह रहे हैं ना ये ऐसे सवाल होने वाले हैं जो कि पेपर में हर साल पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से हल करना, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखो एक एक करके क्वेश्चंस को हल करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके, ठीक है। तो देखो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर का। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन है एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टी का मतलब टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है पर 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है, ठीक है। 4.5 × 10⁻² जूल का क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। और यहाँ पे कहा गया चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। अगर बात करिए सवाल है एकदम सिंपल, बस आपको इसमें दिमाग लगाना है क्वेश्चन हल कैसे होगा। तो देखो अगर बात करें जैसे आपको न्यूमेरिकल हल कैसे करने चाहिए, न्यूमेरिकल हल करने के लिए सबसे पहले तो हमने आपसे बताया था कि आपको जैसे कोई भी सवाल दिया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो दिया वो नोट कर लो, फिर जो निकालना वो नोट कर लो, फिर बात करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें जब भी अगर आप लोग न्यूमेरिकल की अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए अच्छा तरीका यही है, आप क्या करो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल की तैयारी करो, ठीक है। जैसे पहला पार्ट पढ़ा उसके सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले पढ़ लो, फिर पहले पार्ट के न्यूमेरिकल, इसी टाइप से जब पढ़ोगे तो आपको न्यूमेरिकल आने लगेंगे, ठीक है। तो हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 5 पूरा क्लियर करा दिया था, उसके फॉर्मूले सारे बता दिए थे, तो आज न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें आप चुंबकत्व एवं द्रव्य पे मेन जो फॉर्मूले हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं वो कौन कौन से वो भी समझ लो। सबसे पहले आपका एक फॉर्मूला है टाउ बराबर mb sin थीटा, ठीक है। टाउ बराबर फॉर्मूला है mb sin थीटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला इस चैप्टर का है, ठीक है, जो कि है बल आघूर्ण का फॉर्मूला। टाउ को बल आघूर्ण बोलते हैं, m को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, b को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं और थीटा को कोण बोलते हैं। एक फॉर्मूला तो ये है। फिर एक स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला u बराबर -mb cos थीटा, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला u बराबर -mb cos थीटा, जहां u क्या है स्थितिज ऊर्जा है, m क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और b क्या है चुंबकीय क्षेत्र और थीटा क्या है कोण है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। और इसी चैप्टर पे और भी फॉर्मूला है, जैसे कि आपका किसका चुंबकीय क्षेत्र का, मान लो अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है μ0/4 पाई 2m/r³, ठीक है। एक फॉर्मूला ये अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का है। एक फॉर्मूला ये वाला है निरक्षित स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का, b बराबर μ0/4 पाई आपका m/r³, ठीक है। ये किसका है, ये निरक्षित स्थिति में आपका है चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। तो यही मेन फॉर्मूले। अब देखो अगर बात करें अब आपका जो मतलब एनसीईआरटी का नया सिलेबस है उसमें तो आपका वो वाला हट ही गया है जो मतलब आपका पृथ्वी के लिए चुंबक था, ठीक है, पृथ्वी का चुंबकत्व था, वो वाला टॉपिक हट गया। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक वाले फॉर्मूले भी आपको उनसे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो मेन फॉर्मूले हैं उनसे ही सवाल आपको मिलेंगे पेपर में। तो इसलिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको करा रहे हैं और मेन यही फॉर्मूले आपको इनको तैयार रखना, ठीक है। जब भी किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाओ पहला काम यही करो, उस चैप्टर के फॉर्मूले तैयार करो। फॉर्मूले तैयार है तो कोई भी सवाल कर लोगे, फार्मूले नहीं तैयार सवाल में लगाओगे क्या, ठीक है, क्योंकि सवाल में तो फॉर्मूला ही लगता है ना, तो इसलिए फॉर्मूला मेन है, ठीक है। तो अब मस्त तरीके से इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है, और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखो कॉपी पे आप लोगों को भी सॉल्व करने का प्रयास करना, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है पर आपका 4.5 × 10⁻² जूल का क्या लगता है, बल आघूर्ण भी लगता है। आप चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बताओ, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, हल करते हैं इसे। सिंपल हल लिख लो या इंग्लिश में सॉल्व लिख लो, ठीक है। अब आपको दिया गया एक छोटा छड़ चुंबक है जिसमें एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला है।
हमें क्या दिया गया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, क्या मिला है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो सवाल में दिया हो उससे नोट कर लो। हमें दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया 0.25 टेस्ला, ठीक है, 0.25 टेस्ला हमें दिया है। फिर कह रहा है के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब कोण हमें दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। कोण थीटा बराबर कितना दिया गया, 30 डिग्री। अब कह रहा है पर 4.5 गुणे 10⁻² जूल का बलागुण लगता है, ठीक है। क्या लग रहा है, बलागुण। तो आपको बलागुण लिख लेना है। बलागुण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। बलागुण क्या होता है, टाउ। तो टाउ बराबर कितना दिया है, 4.5 गुणे 10⁻² जूल, ठीक है। ये हमें बलागुण का मान दिया है। अब हमसे पूछ रहा है चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बताओ। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण मतलब हमें चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना है। तो मेन ट्रिक भैया यही होती है, जब भी कोई सवाल हल करो सबसे पहले देख लो क्या क्या दिया है, फिर देख लो क्या निकालना है, आपका काम बन जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, आपके पास आपका आंसर, ठीक है। हमें सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र दिया था 0.25 टेस्ला, आपने लिख लिया। फिर हमें कोण दिया गया थीटा 30 डिग्री का। फिर हमें बलागुण भी दिया टाउ बराबर 4.5 गुणे 10⁻² जूल। अब कह रहा है चुंबकीय किसका, चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करो, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण m का मान अब हमें निकालना है। अब सिंपल आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो क्या क्या दिया गया है, b का मान दिया, थीटा का मान दिया, टाउ का मान दिया, m पूछ रहा है। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला कौन सा, टाउ बराबर mb sin थीटा, ठीक है। तुरंत हमारे पास फॉर्मूला अगर हमको याद है तो तुरंत हम लगा देंगे टाउ बराबर mb sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे टाउ का मान भी हमें पता है, m का मान निकालना है, ठीक है। b का मान बात करें, b का मान भी पता है, थीटा का मान भी पता है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज है, जब आप नोट कर लोगे क्या दिया है, क्या निकालना, ये नोट कर लोगे, तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा, आप लगाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये सिंपल सा होता है। तो टाउ बराबर mb sin थीटा, तो टाउ की वैल्यू देखो यहाँ से रखो 4.5 गुणे 10⁻² बराबर m का मान तो हमें निकालना है इंटू बी। आप लोग भी अपनी कॉपी पे हल करते रहो जिससे आप लोग भी आंसर लाओ, ठीक है। बी का मान कितना 0.25 इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, देख सकते हो सारी वैल्यू रख दी। टाउ का मान ये रहा 4.5 गुणे 10⁻², m ये रहा, b है ये 0.25 और थीटा साइन 30, ठीक है। हल करते हैं इसे, तो 4.5 गुणे 10⁻² बराबर m गुणे 0.25 इंटू साइन 30 का मान सबको याद है कि नहीं, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे। अब इसे आगे हल करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हल करें हमें m का मान निकालना है, क्या निकालना है, m का मान। तो केवल m को यहाँ पे बचा लेते हैं और ये जो बाकी की चीजें इन्हें इधर भेज देते हैं, ठीक है। जैसे नीचे बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और जो इधर गुणे में है वो क्या आ जाएगा, इसके नीचे भाग में। तो यहाँ से m का मान कितना आएगा, m को केवल हमने यहाँ पे बचाया है, ठीक है। अब जो ये बट्टे में 2 था ये इसके साथ गुणे में हो जाएगा, तो 4.5 गुणे 10⁻² गुणे 2 और बट्टे में कितना आ जाएगा, ये जो इधर गुणे में था वो इसके बट्टे में आ जाएगा 0.25, ठीक है। कितना आ गया 0.25, ये चीज आ गया। कोई दिक्कत किसी को, आ चुका है ये चीज m का मान। अब आसानी से इसे हल करते हो, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर इसे हल करना चाहो तो इस टाइप से कर सकते हो। जैसे ऊपर देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, 4.5 लिखा है मतलब दशमलव के बाद 1 अंक है। नीचे देखोगे दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, देखो दशमलव के बाद 2 है और 5 है, 2 अंक है। तो अगर आप ऊपर नीचे के दशमलव हटाना चाहो तो क्या कर सकते हो, ऊपर भी दशमलव के बाद बराबर अंक कर लो, नीचे भी दशमलव के बाद बराबर अंक कर लो, तो दशमलव से दशमलव कट जाता है, ठीक है। ये है हल करने का तरीका। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पे 2 अंक है, तो अगर हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा ले तो 4.50 हो जाएगा। वैसे भी दशमलव के बाद अगर 0 है तो उससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे कितना हो गया 4.50। अब क्या हुआ, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर है, दशमलव के बाद 2 अंक नीचे, तो अब हम दशमलव से दशमलव काट सकते हैं, ठीक है। 0 इसीलिए बढ़ाए कि दशमलव दशमलव कट जाए, तो यहाँ से दशमलव आपका कैंसिल, बचा कितना 450 गुणे 10⁻² गुणे 2 बटे में अब कितना बचा है 0.25 मतलब केवल 25, ठीक है। ये हल करने का तरीका, ठीक है। अब इससे हमारा क्वेश्चन अच्छे से हल हो जाएगा, इसीलिए हमने किया, ठीक है। देख सकते हो दशमलव कट गया, 450 हो गया, यहाँ पे बटे में 25 आ गया। हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हल करें तो देखो 5 बचा 25, 5 9 45, 90 बच गया, ठीक है। 5 से काट जाएगा, 5 से काटो 18 आ गया, ठीक है। 18 पंचे 90, तो m बराबर कितना हो गया 18 से 2 का गुणा, 18 गुणा 36 गुणे 10⁻², मतलब अगर इसे सही से लिखना चाहो तो m बराबर 0.36, ठीक है। और m का मात्रक क्या होता है, देखो m बराबर सूत्र होता है i × a,
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर क्या सूत्र होता है, I इंटू ए। I है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, जिसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारे पास आंसर हो चुका है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास हल हो चुका है। बस कैलकुलेशन पे ध्यान दिया वो कैसे हम आसान से कैलकुलेशन कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाए। हमने आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए हमने दशमलव के बाद 2 अंक नीचे भी बना लिए, ऊपर बना लिए, तो दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, हल कर लिया। सिंपल सा आंसर 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर आंसर आ चुका है। ठीक है, बताओ, है एकदम आसान सवाल। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन है। अभी आगे भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अब उनको भी देखते हैं। तो आशा करते हैं पहला सवाल आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया। बस यही करा करो, कोई भी सवाल आपके पास आता है सबसे पहले जो दिया वो नोट कर लो, जो निकालना वो नोट कर लो, फॉर्मूला लगाओ, आपके पास आपका आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक चीज हमने पहले ही बता दिया, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे चैनल पे क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी चल रही है, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे, प्लेलिस्ट दोनों की है, बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो नोट करो इस सवाल को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप देखो हमारे पास अगला सवाल जो है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने की चांसेस भी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो अच्छे से हल करना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। कहा गया चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स। ये क्या लिखा हुआ है, जूल, J फॉर जूल और T फॉर टेस्ला। ठीक है, जूल टेस्ला इनवर्स वाला एक छोटा छड़ चुंबक। ठीक है, एक छोटा छड़ चुंबक है जिसमें 0.15 टेस्ला के एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। मतलब हमें दो चीज दी गई है, पहले चुंबकीय आघूर्ण दे दिया गया m बराबर 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स। देखो चुंबकीय आघूर्ण का एक मात्रक ये होता है जूल टेस्ला इनवर्स, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, जूल टेस्ला इनवर्स का क्या मतलब, जूल प्रति टेस्ला। या एक मात्रक इसका भी जो बताया था एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होता है। दोनों मात्रक इसके हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के। ठीक है, याद रखना। और फिर कहा गया एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ये दो चीज आपको दी है। अब कह रहा है यदि छड़ चुंबक के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, यदि छड़ चुंबक क्या हो, चुंबक के तल में घूमने के लिए। ठीक है, यदि छड़ जो हो चुंबक के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब जो चुंबक का तल है उसमें छड़ चुंबक जो घूम सकता हो, तो कहा गया क्षेत्र के किस विन्यास में, या पहला नंबर स्थायी संतुलन में होगा और दूसरा नंबर अस्थायी संतुलन में होगा। मतलब क्षेत्र के किस विन्यास में, पहला पॉइंट कहा गया ये स्थायी संतुलन में होगा और दूसरा नंबर अस्थायी संतुलन में होगा। फिर यहाँ से पूछ लिया गया प्रत्येक स्थिति में आपको चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा कि कैसे हल होगा, लेकिन आसान है। ठीक है, समझना कैसे हल होगा समझाते हैं। यहाँ पे पहले दिया क्या है नोट करो। सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण m का मान दिया 0.32। ठीक है, 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स, ये वैल्यू दी है। फिर कह रहा है एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी दिया गया, b का मान 0.15 टेस्ला। अब कह रहा है यदि यह छड़ चुंबक तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो मान लेते हैं इस टाइप से हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इस टाइप से, जिसमें इस टाइप से हमारे पास एक छोटा सा छड़ चुंबक हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से एक छोटा सा छड़ चुंबक रखा हुआ है। ठीक है, अब हमने जब आपका स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे क्या पूछा गया, स्थितिज ऊर्जा का मान बताओ। तो जब स्थितिज ऊर्जा का ये जो सूत्र आया था U बराबर -mv cos थीटा, ये जो फॉर्मूला निकला था जानते हो कैसे निकला था, ये फॉर्मूला जो आया था ये आपका इस टाइप से आया था। इसमें मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास B था, उसमें एक छोटे छड़ चुंबक को रखा गया था जो कि इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर झुका हुआ था। कितने में झुका हुआ था, थीटा कोण में झुका हुआ था, तब यहाँ पे थीटा कोण आया था। ठीक है, ये बात कही गई थी। अब जब यहाँ से कह रहा है यदि ये छड़ चुंबक, यदि यह छड़ जो, मतलब ये जो चुंबक की छड़ है ये चुंबक के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब अगर ये जो छड़ है ये यहाँ पे घूमने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब ये घूम भी सकती है इसमें, अगर ये क्या हो इसमें घूमने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब ये इसमें घूम भी सकती हो, तो क्षेत्र के किस विन्यास में या स्थायी संतुलन में होगा। मतलब क्षेत्र के किस विन्यास में ये जो आपका मतलब घूम रही है ये, आप किस विन्यास में स्थायी संतुलन में होगा। दूसरा पॉइंट किस विन्यास में अस्थायी संतुलन में होगा। और प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। मतलब हमें स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा, स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा U का मान निकालना है और अस्थायी संतुलन में भी निकालना है। ठीक है, अस्थायी
संतुलन में भी निकालना है क्या, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अस्थायी संतुलन में भी स्थितिज ऊर्जा आपको निकालना है। 2 पॉइंट आपको निकालने हैं, स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा और अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है भैया स्थितिज ऊर्जा का तो हमें फॉर्मूला पता है, U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा, लेकिन इसमें स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन कहाँ से आ गए। ठीक है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जब है तो इसमें क्या, ये क्षण चुंबक आपका इसको घुमाने में ही किया गया कार्य निकाला जाता है, जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है, जो कि यही सूत्र आता है U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। अब यहाँ से कहा गया ये अगर क्षण चुंबक जो है चुंबक के तल में क्या हो, घूमने के लिए स्वतंत्र हो, इसमें अगर ये घूम सकती है तो कब स्थायी संतुलन में होगा और कब अस्थायी में होगा। तो ये चीज याद रखना, अगर स्थायी की बात करें कि कब स्थायी होगा, मतलब स्थायी संतुलन की बात होगी तो ये क्या होगा, स्थायी में ये एक जगह रुका हुआ रहेगा, तब थीटा कोण का जो मान आता है वो आता है 0 डिग्री। ये आपको समझ के रखना है, जब स्थायी संतुलन की बात होगी तो थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से जो पूछा गया स्थायी संतुलन में कब होगा, जब थीटा कोण 0 डिग्री होगा तब आपका स्थायी संतुलन में होगा। दूसरा पॉइंट जो पूछा गया अस्थायी संतुलन में कब होगा, अस्थायी संतुलन में कब होगा, तो अस्थायी संतुलन में जब होगा जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा तब ये जो आपका चुंबक क्षण चुंबक है ये यहाँ पे अस्थायी संतुलन में होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्थायी संतुलन में कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, अस्थायी संतुलन में तब होगा जब थीटा 180 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे अब आप स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हो इस थीटा का मान रख के। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट हल करते हैं। हमसे पूछा गया स्थायी संतुलन में कब होगा, तो पहले लिख सकते हो जब स्थायी संतुलन में होगा। ठीक है, लिख देते जब थीटा बराबर 0 डिग्री, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब यह स्थायी संतुलन में होगा। पहले वाले का आंसर दे दो, स्थायी संतुलन में कब होगा, ये भी पूछा गया ना कब होगा, तो कहा गया जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब यह स्थायी संतुलन में होगा, स्थायी संतुलन में होगा। ये बात हमने पहली बात बता दी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ लिया, अब हमसे पूछ लिया स्थितिज ऊर्जा का मान दोनों स्थिति में बताओ। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताओ। तो स्थितिज ऊर्जा U का मान होता है माइनस का एम बी कॉस थीटा। U का मान क्या होता है, माइनस का एम बी कॉस थीटा। तो अब हम यहाँ से U की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस चित्र का अब कोई काम नहीं, तो हम इस चित्र को इरेज कर दे रहे हैं, नहीं तो इधर फिर हल करना पड़ेगा ना, तो इधर का हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए था। ठीक है, कि आप लोग समझ जाओ अच्छे से। आप देखो आगे। ठीक है, अब आगे देखो U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा है, थीटा का मान हमें स्थायी संतुलन में 0 डिग्री रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा U बराबर माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। U बराबर माइनस एम बी, एम और बी की वैल्यू रख दो। m का मान 0.32, b का मान 0.15, m का मान 0.32 इंटू b का मान 0.15। अब बताओ cos 0 का मान कितना होता है, बताओ cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1। अगर cos 90 की मान की बात है, cos 90 का मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 0। अगर cos 180 की मान की बात है तो उसका मान होता है -1। ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से अब इसे हल करते हैं। cos 0 का मान 1 रख दो, हल कर लो इसे। U बराबर माइनस 0.15 का 0.32 से गुणा करना है। तो देखो अभी दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक। जब इस टाइप का गुणा हुआ करे तो दशमलव को कुछ देर के लिए अलग कर दो। अभी है क्या, केवल हमारे पास 3215, दशमलव भूल जाओ, 3215 3215 गुणा कर लो। 15 का 32 से गुणा करते, 15 दूनी 30, 0 3 बचा, 15 3 45 3 48, 480 हो गया, 480 हो गया। अब इसके बाद क्या काम है हमारे पास, देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक, मतलब 2 और 2 कितने अंक हो गए, 2 2 मिलके 4 अंक। अब हमें क्या करना है, 4 अंक बाद दशमलव लगाना। जब गुणा हो जाएगा तो 4 अंक बाद दशमलव लगाना। देखो कितने अंक है, 1 2 3, 3 ही है, 1 अंक और चाहिए, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लो, 4 अंक हो गए। अब यहाँ पे दशमलव लगा दो तो गुणा हो गया 0.0480। ठीक है, देख सकते हो, पहले 15 32 को गुणा कर ले, 480 आ गया। फिर हमें 2 अंक पे 1 2 अंक पे 2 2 4 अंक पे लगाना था, तो 1 2 3, 1 अंक और बढ़ा लो, 0 बना दिया, 4 अंक हो गए, दशमलव लग गया। यही आएगा इसका गुणा। ठीक है, ये वैल्यू किस में आई, इससे ऊर्जा का मान होता है जूल में, तो जूल में मान आ गया। और ये जो आपका माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, निम्नतम मान को। ये आपका स्थिति ऊर्जा का न्यूनतम मान आया है। क्या आया है, न्यूनतम मान आया है स्थिति ऊर्जा का। ठीक है, जब स्थायी संतुलन में होगा तब स्थिति ऊर्जा का कैसा मान मिलेगा, न्यूनतम मान मिलेगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है, यहां से लिखते हैं जब थीटा बराबर, पूछा ना अस्थायी संतुलन में कब होगा, तो लिखते हैं जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तब यह अस्थायी संतुलन में होगा, तब यह अस्थायी संतुलन में होगा। जब थीटा 180 होगा तब ये क्या होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, U बराबर माइनस एम बी
कॉस थीटा की जगह क्या रख देना, कॉस 180 डिग्री, ठीक है, थीटा की जगह 180 रख देना। तो इसे हल कर लेते हैं, u बराबर माइनस m, m की वैल्यू 0.32 थी, b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू 0.15 थी। अब कॉस 180 का मान देखो, कॉस 0 का याद रखो कितना होता है, कॉस 0 का 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है और कॉस 180 का मान -1 होता है, ठीक है। तो कॉस 180 का यहाँ से कितना हो जाएगा, -1। अब हल कर लेते हैं, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो u बराबर प्लस और 0.32 इंटू 0.15, ठीक है, -1 का माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। अब आपको पता है इन दोनों को गुणा करने पे कितनी वैल्यू आती है, यही वैल्यू आती है, प्लस का 0.0480, ठीक है, और मात्रक जूल में ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गई स्थिर ऊर्जा, ये क्या दिखाती, प्लस चिन्ह, ये दिखाता है कि स्थिति ऊर्जा जो आई है अधिकतम मान है इसका, ठीक है। जब अस्थायी संतुलन में होगा तब मान जो आएगा स्थिति ऊर्जा का वो अधिकतम मान आएगा, और ये बस यही आंसर हो जाएगा, बस काम खत्म, ठीक है। यही तो पूछा था, पहले पूछा स्थायी संतुलन में कब होगा और अस्थायी संतुलन में कब होगा। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो स्थायी संतुलन में होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो अस्थायी संतुलन में होगा। फिर दोनों स्थितियों में कह रहा था प्रत्येक स्थिति में स्थिति ऊर्जा का मान बताओ। तो प्रत्येक स्थिति में पहले स्थायी संतुलन के लिए न्यूनतम मान आया माइनस का 0.0480, अधिकतम मान कितना आया, अस्थायी संतुलन में अधिकतम मान आया 0.0480 प्लस का, ठीक है, ये अधिकतम मान आया स्थिति ऊर्जा का। तो इस टाइप से ये सवाल भी अच्छा सा हल हो चुका है, ठीक है। मेन फॉर्मूले यही वाले लगेंगे, जैसे आपका स्थितिज ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, यही इसमें है ये फॉर्मूले, तो यही तो लगने हैं, ठीक है। तो अच्छे से ये क्वेश्चन भी है, आशा करते हैं समझ में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसे नोट करो, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप जो अगला सवाल है ना, वो सवाल भी अच्छा है, इसे भी देखते हैं, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं। एक परिनालिका है जिसमें पास पास 800 फेरों को लपेटा गया, ठीक है, तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिया गया कितना, 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षार चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। आपसे पहले पूछा गया समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षार चुंबक की तरह व्यवहार करती है और इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलो बताते हैं, सिंपल से हल करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या दिया पहले नोट कर लो, हमें परिनालिका में दिया गया है, परिनालिका में पहले 800 फेरे दिए गए, मतलब फेरों की संख्या कितनी दी गई है, परिनालिका में फेरे n बराबर कितना दिया गया, फेरों की संख्या को n से लिखते हैं ना, तो फेरे n बराबर 800 फेरे हैं। फिर कह रहा है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को a से लिखा जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल को किससे लिखा जाता है, a से, कितना दिया है 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है और इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 3 एम्पियर की, ठीक है। धारा I का मान कितना दिया गया, 3 एम्पियर, धारा I बराबर 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब कह रहा है कि समझाइए कि किस अर्थ में परिनालिका एक क्षार चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब बताओ कि जो परिनालिका क्षार चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करती है, फिर कहा गया इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है। पहले चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेते, फिर बताएंगे कि किस अर्थ में ये आपका क्षार चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण m का मान निकालना है, ठीक है। तो सिंपल से फॉर्मूला आपको पता है, देखो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है m बराबर I × a, धारा गुणे क्षेत्रफल, लेकिन अगर फेरों की संख्या है तब आपका सूत्र हो जाता है m बराबर NIA, n का भी गुणा हो जाता है जब फेरों की संख्या हो, ठीक है। तो यहाँ से m का मान निकाल लो, तो m कितना आ जाएगा, m बराबर n कितना है 800 फेरे हैं, धारा कितनी 3 एम्पियर की, और a का मान कितना है 2.5 × 10⁻⁴ हल कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो m बराबर, ठीक है, हल करो इसे, देखो यहाँ से 800 है, यहाँ पे 2.5, तो 800 और 2.5 का गुणा करते हैं। पहले यहाँ पे दशमलव भी भूल जाओ, ठीक है, दशमलव है ना, गुणा जब हो तो दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाओ, 25 है केवल, ये दशमलव हटा दिया, 25 बचा, 25 को यहाँ पे गुणा करो, 0 0, 2 बार 0 है तो 2 बार 0 हो गया। अब 25 का 8 से गुणा, 25 8 कितना होता है 200, तो 200 हो गया। यहाँ पे जब गुणा किया तो 2 बार 0 था तो 2 बार 0 आ गया, 25 8 200 आ गया। अब यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे, 1 अंक पे, तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। कितने अंक पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, देख सकते हो यहाँ पे 2 0 पहले से थे, 25 8
200, हाँ एक अंक पे दशमलव लग गया। अब यहाँ पे कितना बचा 3 गुणे 10 की पावर -4। ये है हल करने का तरीका, ठीक है। जब दशमलव लगाओ तो दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाओ, पहले गुणा कर लो, बाद में देख लो कितने अंक पे दशमलव, उतने अंक पे दशमलव लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा m बराबर 3 का, अब दशमलव के बाद 0 तो वैसे भी कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा वैल्यू क्या लिखी हुई है 2000, तो 2000 का 3 से गुणा करोगे 6000 गुणे 10 की पावर -4। अब यहाँ से अगर आप 10 की पावर -4 मतलब यहाँ पे 4 अंक पीछे दशमलव ले जा सकते हो, तो m का मान सीधा सीधा कितना आ जाएगा 0.6, कितना आ जाएगा 0.6, और मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल प्रति टेस्ला, अभी जूल टेस्ला इनवर्स लिखा था ना, वो भी मात्रक इसी का है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी एक चीज और पूछा गया, पहले चुंबकीय आघूर्ण तो पूछा गया है, इसके बाद एक चीज और भी तो पूछा गया है कि समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, पहला ही टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा था, परिनालिका क्षण चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करती है। तो देखो इस टाइप से मान लो हमारे पास कोई परिनालिका हो, ठीक है, परिनालिका में पता है आपको इस टाइप से फेरे होते हैं, ठीक है, इस टाइप से फेरे होते हैं। आप परिनालिका में जब धारा को प्रवाहित किया जाता है तो परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। ये हमारे पास एक परिनालिका है, ये कई फेरों को लपेट लपेट कर बनाई जाती है, जैसे यहाँ पे 800 फेरे ना, तो 800 फेरों को लपेट लपेट के बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मान लो हम परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, इस टाइप से जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है यहाँ से जानते हो, जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें चुंबक का गुण आ जाता है और ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, ठीक है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। और होता क्या जानते हो, जब ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगी तो इसका एक ध्रुव क्या हो जाता है, उत्तरी ध्रुव बन जाता है, और एक ध्रुव क्या हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, ठीक है। जब परिनालिका क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है तो परिनालिका का एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है और दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरह। अब मान लो अगर इधर वाला ध्रुव उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपका उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या निकलने लगेंगी, बल रेखाएं निकलने लगेंगी, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या निकलने लगेंगी, बल रेखाएं निकलने लगेंगी, ठीक है। इस टाइप से और भी रेखाएं दिखा सकते हो, चलो इसी टाइप से दिखा दो, ठीक है। इस टाइप से और भी रेखा यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। ये क्या निकलने लगती है, इस टाइप से बल रेखा, नीचे भी दिखा दो, ठीक है, नीचे भी इस टाइप से बल रेखाओं को दिखा दो, इस टाइप से क्या निकलने लगती है, बल रेखाएं निकलने लगती है, ठीक है। इस टाइप से बल रेखाएं आपकी निकलने लगती है, ठीक है। और ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, यहाँ से बीच से भी दिखा देना, इस टाइप से ये बल रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव पे जाके प्रवेश करती है, ठीक है। इस टाइप से आपको बना देना है, ये उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव पे प्रवेश करते हैं, तो इस टाइप से होता है। मतलब सीधा बात कही गई, यहाँ से चित्र थोड़ा बहुत बड़ा बन गया है, उसकी टेंशन न लो, समझाने के लिए बना दिया। तो देखो ये बात याद रखो, जब परिनालिका क्या होती है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कई सारे फेरे होते हैं, तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। परिनालिका का एक जो सिरा होता है वो उत्तरी ध्रुव बन जाता है और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, जिससे क्या होता है, बल रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलने लगती है, और इस तरह से क्या होता है, परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। आपको इसके नीचे वही बात लिख देनी, देखो हम लिख देते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। अब देखो चित्र इस टाइप से आपको बना देना, अगर बनाना चाहो तो नीचे बस एक बात जरूर लिखना, चित्र बनाओ चाहे ना बनाओ, बात लिख देना कि जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है, तथा इससे बल रेखा जो चुंबकीय बल रेखा होती है उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने लगती है, और इस तरह परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। इस टाइप से आपको लिख देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी, पहला चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया था, दूसरा ये पूछा गया था कि परिनालिका क्षण चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करती है, तो ये बात आपको अच्छे से लिख देनी, ठीक है। और देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी बहुत है कि परिनालिका क्षण चुंबक की तरह व्यवहार कैसे करती है। अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहो तो पूरा गणितीय रूप में हमने इसको अच्छे से समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, पूरा वीडियो देखना जाके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी वो पूछा जाता है, तो अच्छे से उसको भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि तैयार कर लोगे तो पेपर में आएगा तो आप आसानी से कराओगे, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही, जितने इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर के हमने आपको पूरा कंप्लीट कराए, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में होंगे, ठीक है। और भी जो आपको बुक पे क्वेश्चन मिले उनको प्रैक्टिस कर लेना, इसी टाइप से आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों पे मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका इससे बाहर और किसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो
तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जो लोग नए हो सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, क्योंकि ये चैनल बता रहे ना मस्त तैयारी चल रही है। बात करें जो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट बता रहे हैं, प्लेलिस्ट में देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 पहले पार्ट से 5वां पार्ट चल रहा है, 5वें पार्ट तक के सारे वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब 5वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कल से स्टार्ट कर देंगे चैप्टर 6 जो आपका वैद्युत चुंबकी प्रेरण वाला है, ठीक है। मस्त तरीके से तैयारी चलिए। केमिस्ट्री पे भी इसी टाइप से 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें भी हेलो एल्केन तथा हेलोरीन वाला स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये चैनल आपको बोर्ड एग्जाम तैयारी के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी चैनल से जुड़े और पढ़ाई कर सके आके, ठीक है। तो मिलते हैं, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो।